देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गेरा गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद से आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। और आज जिस शख्सियत से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं, ही इज नॉट ओनली अ डायनामिक पर्सनालिटी बट अ डायनामाइट पर्सनालिटी, जिन्होंने किताब लिखी है विजडम ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के, और उनकी इस किताब को बहुत सराहा है बहुत सारी अलग अलग हस्तियों ने, जिनमें से कुछ के नाम आप लेता हूं जिन्हें तो शायद आप भी जानते होंगे। खान सर ने बहुत अप्रिशिएट किया इन बुक को। खान सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और इसी तरह सुपर 30 के, जिनके एक मूवी भी बनी थी ऋतिक रोशन की, आनंद जी, उन्होंने भी बहुत सराहा इस किताब को। और ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत ने इनकी किताब को सराहा है, इसकी प्रशंसा की है, अप्रिसिएशन किया है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में विस्तार से बताइए, फिर उसके बाद किताब के बारे में चर्चा करेंगे। Thank you so much, sir. First and foremost, I would like to take this opportunity to express my eternal thanks to Vineet Gera sir, Dr. Vineet Gera sir. मुझे याद है सर, पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आया था। तो मेरे को फेसबुक से मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को आपका एक ऐड दिखा था। मैंने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन किया और अगले दिन मैं पहुंच गया। आपका 2.5 घंटे का जो सेशन था, मुझे याद है आपने माइंड को पूरा ओपन कर दिया। क्यों बुक लिखना चाहिए, बुक लिखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, खासकर दूसरों की लाइफ में। बुक लिखने से आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्या हो सकती है, प्लस बुक लिखने से आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन किस लेवल का रहेगा। बहुत सारी चीजें आपने बताई, क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे डिजाइन करने चाहिए, क्या आपका यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जो कि आप बुक में डालोगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले सर, बिग बिग थैंक्स टू यू। मुझे लगता है कि सर, अगर आपसे मेरी मुलाकात नहीं होती तो आज जिस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं, उस लेवल पे मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। ये फैक्ट है सर। क्योंकि बुक लिखने के पहले और बुक लिखने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेज आए हैं। मेरी ब्रांडिंग एक अलग लेवल की हो गई है। बहुत लोग मुझे जानते पहचानते हैं, लोग पर्सनली रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये सब कुछ हो पाया है सर, वो जो आपने ट्रेनिंग दिया था उसकी ही बदौलत। अगर मैं आपसे नहीं मिलता और आपने समझाया नहीं होता तो मैं बुक कभी नहीं लिखता। ये मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल से आपके लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत थैंक पहली यू चीज सो तो ये। मच। और इनफैक्ट अभिषेक जी, मेरा सौभाग्य कि आपसे मुलाकात करने का वहां पे मौका मिला। शायद 2019 की ये बात है कि जब पटना में और रांची में मेरा वर्कशॉप था, तो आपसे मुलाकात हुई थी। और बहुत अच्छा लगा था मुझे जान के कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और आपके घर में आपकी एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं, जिनके आप नोट्स लेते रहते हैं। क्लोज टू 800, क्लोज टू 800, 800 बुक्स, गुड। क्लोज टू 800। तो चलिए जी, अब हम आपकी किताब की तरफ बढ़ते हैं। विजडम ऑफ एक्सीलेंस, क्यों ये टाइटल आपने सोचा, कैसे आपके जहन में आया कि मुझे यही पर्टिकुलर किताब लिखनी चाहिए? देखिए, मेरे खुद के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे फीलिंग्स रहे। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि जब मैं खुद भी सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तकरीबन जब मैं क्लास 11-12 में था। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। धीरे धीरे मैं अपने आप को उससे निकाल पाया। बेसिकली बुक्स की जो दुनिया में मैं गया और बुक्स में जो सिखाया गया उसको मैंने करना शुरू किया, तो मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। उसके बाद मेरा अपना भी एक्सपीरियंसेस था। तो कहीं ना कहीं समवेयर एट द बैक ऑफ माय माइंड, इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट समवेयर, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक राइटर छुपा हुआ, मेरे अंदर एक ऑथर छुपा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं आपसे मिला था, तो आपने उसको जगा दिया। अगर आप नहीं मिलते तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो संभव ही नहीं था कि मैं इस किताब के बारे में सोचता भी। क्योंकि मुझे आज तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन एड्स रन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 दिन में बुक लिखिए, 6 दिन में बुक लिखिए, 15 दिन में 15 दिन में बुक लिखिए। आपने कुछ भी ऐसा कोई मतलब पिच नहीं किया। आपने बोला सर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इंस्पिरेशन तो सर आप, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आपने हैंड होल्डिंग पूरी सपोर्ट की।
तो मैं बता रहा था कि मेरे जीवन में जो दुख आए, तकलीफ आए, मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो आप एक तरह से कह सकते हैं अर्जुन को कृष्ण मिल गया। आपने बोला कि आप किताब लिखिए, मेरे को फोन कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा और हर तरह से गाइड करूंगा। मैं लग गया पीछे। फिर बीच-बीच में मैं आपसे कॉल करता था, क्योंकि मैं लिखने में प्रॉब्लम मुझे हो रहा था। तो आप बार-बार मेरी काउंसलिंग करते थे, मेरे को मेंटोरिंग करते थे, मेरी कोचिंग करते थे और मुझे समझाते थे कि अभिषेक जी देखिए, समय तो लगेगा लेकिन बहुत अच्छी चीज़ होगी, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और लगे रहिएगा तो बुक हो जाएगी और अपनी कृति को आगे बढ़ाइए, अपने क्रिएशन को आगे बढ़ाइए। तो बुक का जो आप कह सकती हो कि जो फर्स्ट जो चिंगारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपने लगाई और मार्गदर्शन आपका मिला। मैंने देन एंड देयर वहीं पर डिसाइड कर लिया कि अब मैं बुक को लिख के रखूंगा। तो सबसे पहले मेरे जो कोर टॉपिक्स थे जिस पर मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने उसको एक पेपर पे लिख लिया कि मेरे विषय क्या है, जिसमें मुझे बहुत अधिक जानकारी है, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। आपने सिखाया था ये सारी चीजें अपने प्रोग्राम में कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा जानते हो पहले उसको कलेक्ट कर लीजिए और सारा लिखिए। बाद में उसमें कट होगा, बाद में उसमें डिलीट होगा, बाद में एडिशन होगा। पहले जो आप जानते हैं अभिषेक जी, आप लिख लीजिए। मैंने सारा लिख लिया। तो फिर मैंने माइंडसेट, मोटिवेशन, एजुकेशन, ये सब जो टॉपिक्स है, पैशन, इस पे मेरा एक्सपर्टीज था। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते मैं अचानक एक स्टेट ऑफ फ्लो में आ गया। तो मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो बाहर आना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद उस डिप्रेशन से अपने आप को निकाला हूँ और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे सेल्फ फुलफिलमेंट है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मेरे को पीस ऑफ माइंड है और आज भी मैं तकिए के नीचे जब सोता हूँ तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने एक कमाल की चीज बनाई। और जितने लोग हैं, जितने भी बिहार के बड़े लीडिंग एजुकेटर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, सभी लोगों ने मेरी बुक को पढ़ा है। कुछ लोगों ने 3-4 चैप्टर्स पढ़े, कुछ लोगों ने 10 लाइन पढ़ा और बहुत मेरे को थैंक्स कहा है। तो ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है और सारी चीज़ों को मैंने रखा इस तरीके से, बिल्कुल ही प्रैक्टिकली मैंने कोशिश किया, चूँकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अगर किसी किताब में थ्योरी अधिक होगी तो लोग उसको बहुत कम बिलीव करेंगे, लोग ज़्यादा उस पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जो मैंने उसमें टिप्स शेयर किए हैं, जो टेक्निक शेयर किए हैं, उसमें जो स्ट्रेटजीज बताई है, जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो प्रिंसिपल्स बताया है, वो किसी भी एक इंसान के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि ये बुक मैं डिजाइन करूंगा। और जब बुक डिजाइन करने के दौरान जहां कहीं भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपको कॉल किया। ऑफ कोर्स वर्किंग आवर में, मंडे टू सैटरडे के जो आपका वर्किंग आवर है, मैंने कॉल किया और आपने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई। और मैंने बोला भी कि सर इस बुक में तकरीबन मुझे तो मात्र 165 पेज के आसपास दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो आपने बोला कि नहीं सर ये बुक काफी है, अभी आप फिर अगली बुक निकालिए। तो मेरी अगली बुक भी आप ही पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर आप उस समय नहीं समझाते तो मैं लिखता चला जाता। मतलब डेफिनेटली आपको एक कोच की जरूरत होती ही है, ये तो मैं हर जगह कहता ही हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना अच्छा कोच मिल जाएगा। और आपने इतने अच्छे तरीके से मतलब सारी चीजें करके रखी और उससे मैं आपसे तकरीबन 2-3 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है, आप इतने क्लियर हैं ना अपने विजन और अपने पूरे प्रोफेशनल एथिक्स को लेके। जो आप नहीं कीजिएगा तो आप तुरंत मना ही कर दीजिए कि नहीं हम करेंगे ही नहीं, और जो आप कीजिएगा तो बोलेगा कि मैंने कई बार कोशिश किया कि अलग अलग क्वेश्चंस के जरिए आपसे कमिटमेंट ले लूं, लेकिन आपने बहुत काफी इंटेलिजेंट निकले। आप अपने वही मतलब कमिट किया, वही प्रॉमिस किया जो आप डिलीवर कर सकते थे। कितनी बार मैंने कोशिश किया कि इधर का क्वेश्चन पूछ के कैसे भी हाँ निकलवा लूं, लेकिन नहीं, आपने ये सोचा कि नहीं, जो मेरा गाइडलाइन है या जो मैं कोशिश करता था कि ये भी जिम्मेदारी आप ले ले, ये भी जिम्मेदारी, लेकिन आपने कहा कि नहीं सर हम लोग ये चीज करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं सर, उसी के अकॉर्डिंगली सर हम लोग करेंगे। ये मुझे अब तक की सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी लगी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एज अ पब्लिशर, एज अ कोच, हम सबकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं एज अ मेंटी, तो हम उनकी उनके लिए बेस्ट करें। बट साथ ही साथ ये भी जिम्मेवारी होती है कि ओवर कमिट ना करें, जो काम ऐसा जो आप नहीं कर सकते। हाँ, सो हमेशा ये बेहतर होता है कि आप उसको स्पष्ट एक सॉफ्ट नो बोल दें कि जी ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर रहती है, जो मैं कर सकता हूँ बहुत मैं बहुत बहुत बड़े अच्छे से बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ हाँ जी मैं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं कि जी ये हमारे पास का काम नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर अभिषेक के साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ अलग अलग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं,
और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आज आप लोगों की जिंदगी में बदलाव का कारण बन रहे हैं। बहुत हाँ सारे सर, हाँ सर स्कूल्स जी, हाँ सर, कॉलेजेस में इसमें आप कोई डाउट जाते हैं, कोई डाउट नहीं। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के प्रोफेसर्स। आपकी किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स। जो डर है अंदर, उसको कैसे कॉन्कर किया जाए। और ये हर स्टेज पे होता है, ये स्टूडेंट की लाइफ में भी होता है, ये कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में भी होता है, ये एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में भी होता है, भले वो उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन ये होता है। अब इसको कैसे कॉन्कर किया जाए, कैसे पार पाया जाए, कुछ 3 क्विक टिप्स अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहली चीज ये है कि ये हम सभी लोग एक्सेप्ट करें कि फियर होता है, ठीक है। लेकिन फियर दो प्रकार के होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। सामान्य शब्दों में अगर कहूं तो एक फियर जो जेन्युइन होता है, जो लॉजिकल होता है। अगर उदाहरण से समझाऊं तो मेरे को बाईपास पार करना है, तो मैं अगर आंख बंद करके पार करूंगा तो मेरे को डर लगेगा ही। आंख बंद करके मैं बाईपास रोड क्रॉस कर रहा हूं, एनएच क्रॉस कर रहा हूं, ये लॉजिकल फियर है, वो तो आपको लगेगा ही। एक फियर होता है इमेजिनेटिव। 99% of the things that we fear never happen in life. जिस चीज के बारे में हम डरते अधिक हैं वो कभी नहीं होता। अलग अलग लेवल पे अलग अलग फियर होते हैं, लेकिन देखिए फियर को कॉन्कर करने का 2-3 मैं बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूं। सबसे पहला काम क्या है, आप उसको फेस करो, फेस द फियर, और जो भी उसका कंसिक्वेंसेस है, जो भी कंसिक्वेंसेस है उसको बर्दाश्त करो, उस दर्द को बर्दाश्त करो, उस तकलीफ को बर्दाश्त करो, उस बेइज्जती को बर्दाश्त करो, उस जिल्लत को बर्दाश्त करो। लोग ये नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को माइक से प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है कि 4 लाइन मतलब एटलीस्ट बोलिए, वो भाग रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है। उसको उस बेइज्जती के लिए तैयार रहना होगा। उसको he must be ready to take that humiliation। लेकिन वो भागता है, और जब वो उसको भागेगा तो फियर का साइज हो जाएगा बड़ा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा। तो किल फियर बिफोर इट किल्स यू। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको फेस द फियर विथ फुल करेज एंड डिटर्मिनेशन। जितना भी डिटर्मिनेशन आपके पास है, जितना भी आपके पास करेज है ना, आप उसको लगा दो, और ये तय है कि आप मुंह के गिरोगे, ये तय है। लेकिन वहीं से आप में करेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज ओवरकमिंग फियर। बड़ा सिंपल लाइन है, मतलब काम कीजिएगा, स्टेप लीजिएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फियर कम होगा। लेकिन अगर आप स्टेप नहीं लीजिएगा तो फियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि वो फियर आपको क्या करेगा ना, आपको स्लेव बना लेगा। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आपका बिलीफ बन जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला तो आपको फेस करना हो। दूसरा, फियर को अगर आप फेस कर रहे हैं और जो भी समस्या हुई, आप दुखी हुए, तकलीफ हुए, रोए, आपको फेलियर मिला, आपको रिजेक्शन मिला, आपको जो भी हुआ, उस सारी चीजों को एक बार आप अलोन बैठो, अनडिस्टर्ब बैठो, कॉपी कलम ले लो और देखो, नोट करो कि कहां गलती हुई है, कहां मिस्टेक्स हुआ है, और क्या हो सकता है। अपने कोई कोच से पूछो, कोई टीचर, कोई मेंटोर से पूछो। मतलब आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे दिक्कत हो रहा है। क्या मेरे नॉलेज में कमी थी, क्या मेरा स्किल सही नहीं था, क्या मेरा एटीट्यूड गलत था, क्या मेरे पास वो हैबिट्स है कि नहीं है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, क्या मैं क्रिएटिव नहीं था। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे। दुख की बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से जरूर कहूंगा, दुख की बात है, हमारे पास इतना समय जरूर है कि सलमान खान के जीवन में क्या चल रहा है, कि उसकी शादी नहीं हुई है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरे खुद के जीवन में क्या चल रहा है पता ही नहीं। दुख की बात है, तो काफी दुख की बात है। तो दूसरा तो आपको वो सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि कहाँ समस्या हो रही है, इसमें समय देना होगा। ये डीपर थिंकिंग और मेडिटेशन से ही होगा। अगर आप सोचिएगा कि बस हम बैठे 5 मिनट और कुछ लिखे और निकल चले, तब तो नहीं होगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप सबसे जरूरी होता है अपने आप, अकेले में अपने आप से समय बिताना, जिसको सॉलिट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन लोग नहीं बिताते हैं। पता नहीं, लोग शायद बिजी हैं, क्या कहें। तो दूसरा स्टेप ये, तीसरा और सबसे आसान स्टेप है कि
जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं, छोटा 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 चैलेंजेस लगातार लेते रहिए। एग्जाम्पल के लिए कि अगर अगर मैं टीचर हूं, स्कूल टीचर हूं, और मेरे को पढ़ाना है, एक चैप्टर आ गया क्लॉज, या एक चैप्टर आ गया नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अब मेरे को वो पढ़ाना है। तो मेरे को तो नहीं आता है पढ़ाने, मैं बनाना जानता हूं, पढ़ाना तो जानता नहीं हूं, क्योंकि आंसर बनाना जरूर आसान होता है लेकिन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, राइटर बनना बहुत आसान है मुझे जैसा लगता है, लेकिन ऑथर कोच बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑथर कोच बनना बहुत मुश्किल है। सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक बुक लिख दूंगा तो और मैं एक ऑथर कोच बन जाऊंगा, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, अनलेस एंड अनटिल आपका टीचिंग का या ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहा है, यानी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है तो आप बहुत अच्छे, बहुत शानदार कोच है। तो वही चीज है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैं टीचर हूं, मैंने सोचा कि क्या रूटीन बना सकता हूं मैं, क्या नर्सरी से लेकर क्लास 12 का, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क होता है, रूटीन बनाने में बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। तो मैंने डर से उसको नहीं लिया कि छोड़ो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं मना कर देता हूं। ये हमारी गलती है। हमें खुद से बढ़ के चैलेंज लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चैलेंजेज ही बड़ी ग्रोथ देंगे। अगर देखिए, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, हर कोई अगर आईएएस आईपीएस सर बन जाता तो गली गली घर घर में आईएएस आईपीएस हो रहे होते, है ना सर। मेरे मोहल्ले में आप अगर अपने मोहल्ले में नजर उठा के देखिएगा, या मेरे कॉलोनी मेरे रिलेशन में दूर दूर तक कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। बहुत लोग तैयारी की लेकिन कहाँ कोई बन पाया, उस लेवल पे नहीं जा सके। तो यही चीज होता है, थर्ड स्टेप होता है, अपने से थोड़ा सा बड़ा बड़ा चैलेंज लेते रहिए जिस भी फील्ड में आप हैं, तो वो बहुत बेहतर होगा। जैसे मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करता हूँ। ये दूसरी बुक, पहली किताब मैंने लिखी आपके गाइडेंस में लगभग 37,500 वर्ड्स की है, दूसरी किताब लगभग 50,000 वर्ड्स की चली गई है। तो कैसे हो गई मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब पहले पहले बुक लिखने में तो मैं, पहली बुक में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा, दूसरी बुक से थोड़ा कम लगा, ये तो सच है। लेकिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि नहीं, मैं चैलेंज करके देखता हूँ। पहले मैं अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाता था स्टेज पे, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब मैं क्लास 12th में था तब की बात बता रहा हूँ। आई वॉज टोटली अनेबल टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और आज वही पब्लिक स्पीकिंग से मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो ये 3 तरीका है, अगर इसको समराइज करूँ तो आप कहेंगे कि पहला स्टेज होता है कि फेस कर लो, दूसरा होता है सेल्फ एनालिसिस कर लो, और तीसरा होता है कि लगातार छोटा 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 जब चैलेंजेज आप लेना शुरू करोगे तो एक टाइम आने के बाद आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे और बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया कि किसी भी डर को हम कैसे काबू पा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितना डर से भागेंगे डर का साइज बड़ा हो जाएगा, जितना उसके नजदीक आएंगे, जितना उसको फेस करेंगे, उतना ही हम डर को किल करते जाएंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक और सवाल आपकी ही किताब से, विजडम ऑफ एक्सीलेंस से, वहां पे आपने जिक्र किया है मोटिवेशन का, और मोटिवेशन में भी आप बात कर रहे हैं साइंटिफिक मोटिवेशन। तो अब ये साइंटिफिक मोटिवेशन क्या है और कैसे काम करता है? बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं, नेशनल लेवल के हैं, हर एक लेवल के हैं। आपको भी आपको भी सुना है मैंने, बीइंग एन ऑथर कोच। कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए होता क्या है ना सर, कि मोटिवेशन के पीछे एक साइंस है। मोटिवेशन आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है, थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगा वो, क्योंकि वो वर्ड्स कॉन्स्टेंटली अगर आपके माइंड में जा रहे हो, अगर आप अलाउ कर रहे हो, और खासकर उसके लिए अगर आप पेमेंट करके आए हो, अगर फीस पे किए हो ना वो एकदम जरूरी चीज है, तो माइंड थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको 4 पंक्ति कही, मुश्किलें दिल से इरादों को आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हिम्मत ना हार गिर के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस पे तालियां कमाल की बजती है। ऐसी चीजों पे, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोटेशन है। और बिहार में तो खासकर, अगर आप की हिंदी में अगर आपकी शायरी बहुत अच्छी है ना, अगर आप बहुत अच्छी शायरी बोल लेते हो हिंदी में, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा स्पीकर है, बल्कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वैसा होता सर तो अगर 200 शायरी आप याद कर लो, बैठ चले जाओ स्टेज पे, लाखों रुपए कमा लो बिहार से। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा नहीं होता है।
कुछ ऐसे लोग कहानियां भी सुनाते हैं खरगोश की, कछुआ की, है ना, या फिर कुछ और ऐसी कहानियां, कहानियों का थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कहानियां का जो इम्पैक्ट होता है डीप और लॉन्ग होता है, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीकर्स हैं, जैसे मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, मैं बड़ा उनको आइडियलाइज करता हूँ, मिस्टर संतोष नायर जी। संतोष नायर जी जो चलाते हैं स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैंने अपने पूरे करियर में, टीचिंग करियर में, मैं पीछे टीचर रहा 10 साल, अभी मोटिवेशन के लाइन में पिछले 4 साल से हूँ। मैंने वैसा स्पीकर आज तक नहीं देखा सर, क्योंकि वो स्पीकर ऐसे हैं, उन्होंने अपने हर एक प्रोग्राम में हमेशा सॉल्यूशंस की बात की, और हमेशा ऐसा नहीं हो कि किसी को मोटिवेट करके छोड़ दिया हो। सेम डे उनके ट्रेनिंग में आप, सेम डे से आपका ट्रेनिंग का इंस्टॉलेशन हो जाएगा, हैबिट्स का इंस्टॉलेशन, सारी चीजें वहीं पर शुरू हो जाएंगी। जैसे आप मिले मेरे को, तो आपने मुझे बताया, मुझे याद है, आपने एक टेक्निक बताई, मैंने क्वेश्चन किया कि सर बुक तो ठीक है सर, जैसे आप सिखा रहे हैं कि मिलने के लिए जाइएगा अभिषेक जी, तो आप लोग बुक दीजिएगा। तो मैंने आपको कहा कि सर मिलने में अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो, अगर हम अच्छे कपड़े पहने और सर अपना विजिटिंग कार्ड दे दे, तो क्या दिक्कत है सर? मैं अगर अच्छा से बात तो कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो अच्छी इंग्लिश की नॉलेज है, मेरा स्किल्स अच्छा है, मेरे पास सोर्स और पैरवी भी है। तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, अच्छा विजिटिंग कार्ड रखा है कोई? तो आपने विजिटिंग कार्ड मंगाया, और आपने बोला कि देखिए लोग ऐसे भी करते हैं, विजिटिंग कार्ड लोग नहीं रखते क्योंकि लोगों को बल्कि लगता है, लोग फोटो खींच लेते हैं और बोलते ठीक है हम फिर आपको कॉल करते हैं। लेकिन अगर आपकी बुक रहेगी तो लोग बिठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और इस तरह से आपकी फोटो खींच के वो नहीं रख पाए, क्योंकि बुक आप उनको दीजिएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हुआ ना सर। तो ये मैं भी यही करता हूँ अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में। मेरे पास भी कलेक्शन ऑफ कोट्स है, मेरे पास भी कलेक्शन ऑफ शायरीज है, मेरे पास भी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप करें क्या। अगर हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि गिरा जी आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, आप इसके पहले कार चलाए हो, आप बाइक चलाए हो, आप जेसीबी चलाए, हेलीकॉप्टर भी आप आराम से उड़ा लोगे, आपको अच्छा लगेगा, यू फील मोटिवेटेड। लेकिन अब जब तक मैं आपको उसका एसओपी नहीं दूंगा, जब तक मैं आपको उसको ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा, आप कैसे उड़ाइएगा सर? तो ज्यादातर प्रॉब्लम ये होता है, ज्यादातर लोग ऐसा मोटिवेशन का प्रोग्राम देते हैं जहां पर ऑफकोर्स लोगों को थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं, और जो जिनकी लाइफ जहां रहती है वही रह जाती है, और वो स्पीकर पैसा कमा के ऊपर निकल जाता है। मुझे इससे नफरत है, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोग्राम ठीक है, उसमें बहुत सारा शोर शराबा हो, सारी चीजें हो, लेकिन आप उसमें सॉल्यूशंस बताते, जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, उनका भी अच्छा है, उन्होंने सॉल्यूशंस बताते हैं। ऐसे स्पीकर हमको पसंद है जो सॉल्यूशंस बताते हैं। कहानी बताइए, आप कोट्स बताओ, शायरी बताओ, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यार उन लोगों को जो आए बड़ा उम्मीद से आए हैं, और इस सोच से होना चाहिए प्रोग्राम में कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट प्रोग्राम हो मेरे लिसनर के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, और यार मेरी ऑडियंस को दोबारा मेरे जैसे किसी स्पीकर की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपना गाइड बन जाए। तो इसको मैं, इस पूरे के पूरे मॉडल को मैं बोलता हूं साइंटिफिक मोटिवेशन, जिसमें हम लोग मिलते हैं और हम लोग लोगों को बताते हैं कि आप ABCDE ये 5 चीज करें। जैसे छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो कैसे इसको प्रैक्टिकली करेंगे? मान लीजिए आप शादी पार्टी में गए, किसी सोशल गेट टुगेदर में गए, 2-4 आदमी आपस में कुछ वैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या नीतीश सरकार या मोदी सरकार है, अलग अलग वैसी चीजें कॉन्वर्सेशन दे रहे हैं, या किसी को बुरा भला कह रहे हैं, और अगर आप वहां खड़े हैं तो हो सकता है कि आप अचानक वहां से निकलें, तो हो सकता है कि वो सोचे कि चला गया, क्या इसको बुरा लगा, तो आप बोलिए, अचानक से आप वहां पर बोलिए, अच्छा मैं इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ यार, एक मिस्ड कॉल रह गया, तो आप वहां से निकल जाइए। सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर आप वहां रहिएगा तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा तो परेशानी हो जाएगी। तो ये हो गया प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि यहाँ पर आप ऐसा एक छोटा सा बहाना कीजिए कि मेरे को कॉल मिस हो गया भाई, हम मैं कॉल करके, तो फिर वहां से आप साइड हो जाइए, तो बड़ा अच्छा चीज है, उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हम लोग सोल्यूशंस पर अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर हो सकेगा, तब सोसाइटी में ज्यादा बदलाव आएगा। तो मेरा साइंटिफिक मोटिवेशन का मॉडल यही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मोटिवेशन का तब तक कोई फायदा ही नहीं है जब तक उस पर एक्शन ना हो, और सामने वाले के लिए, ऑडियंस के लिए आप रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर पाओ, तो वो महज फिर जबानी जमा खर्च है। दैट्स इट। गुड। आपके प्रोग्राम में 25% मोटिवेशन था और 75% आपने टेक्निक्स और टिप्स बताए। आपने ये भी बताया था, मुझे याद है सर, मुझे सारी चीजें याद है आपने जो सिखाया। मेरा ये पता नहीं भगवान ने कुछ बना के भेजा है, मेरे से कोई भी बड़ा आदमी जिसको हम पसंद करते हैं, जो जो मुझे लगता है कि बहुत ज्ञानी है, एक बार में हम सब याद कर लेते हैं। एक ही बार हमको लगता है किस इंसान ने मुझे क्या सिखाया है, आनंद जी ने क्या सिखाया है, खान सर ने क्या, मुझे को सारा याद है। हालांकि मैं नोट्स भी बनाता हूँ, स्टिल मुझे सारा चीज याद है। आपने भी बोला था
कि देखिए अभिषेक जी, ये जो आप बुक है ना, ये डिग्री से बड़ी चीज होती है। डिग्री तो चलिए पीजी एमए लोग कर रहे हैं, लेकिन ये डिग्री से बहुत बड़ी चीज है। मेरे माइंड में हिट किया यार, बात तो सही है यार, डिग्री तो सबको ही ले लेता है, लेकिन ऑथर बनना बहुत। और आप ही ने मुझे, जब मेरी बुक आ गई थी, तो आप ही ने मुझे बोला कि सर जितने लोगों से आप पर्सनली मिल सकते हैं आप मिलिए, और आप सीधा बोलिए कि मैं ऑथर हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, वही काफ़ी है आपके लिए। और डेफिनेटली सर आपने जैसा बताया बिल्कुल रिजल्ट्स वैसे मिले। आज एक बिहार प्रतिभा सम्मान, बिहार उत्कृष्टता सम्मान, अभी पीछे भी एक मेरा अवार्ड सेरेमनी था, लेकिन मैं ही बिजी था, मैं नहीं जा सका। बाद में मुझे बैकएंड से पता चला कि वहां में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। वो विटिलिगो डे था, वर्ल्ड विटिलिगो डे था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जिनसे मेरा पर्सनल एसोसिएशन है, वो वहां पर आए थे। तो बाद में मुझे पता चला, सारे लोगों ने बोला कि आपको सम्मानित करने के लिए भी बुलाया गया था। हम बोले कि यार ऐसे भी मैं नहीं आता, मैं थोड़ा बिजी था। तो ये चीजें हैं, लोग जानने लगे हैं, लोग पहचानने लगे हैं, लोग इन्वाइट करने लगे हैं। तो अच्छा लगता है सर जब आपके एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आज मेरी बुक को सर विकास अयोर जी आईपीएस है, अनंत जी, उसके बाद सागर सिन्हा जी, अमित महेश्वरी, सभी लोग अच्छे लेवल के लोग, लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड के, वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आनंद सर तो बहुत ज्यादा ही पर्सनली जुड़े हुए हैं, बोले कि अभिषेक जी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलिए सब हम कर देंगे, कोई कहीं कोई इशू नहीं है। तो बड़ी बात है सर हमारे लिए, उतने बड़े वो लीडर है अपनी फील्ड के, बहुत बड़े लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बायोपिक बनना आसान बात नहीं है सर, किसी के लाइफ में बायोपिक बनना आसान बात नहीं है। उतना बड़ा स्टार बना रहा है, ऋतिक रोशन बना रहा है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें तभी हो सकती है सर जब आपके जैसा कोई भी ऑथर कोच, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ विनीत गेरा जी, विनीत गेरा तो एक नाम है ना, एक वो तो एक वो कह लीजिए कि हर इस देश को बहुत सारे से विनीत गेरा की जरूरत है, जो अपने प्रोग्राम में ऑथर का जो कैसे उसको डेवलप करना ऑथर को, और क्या क्या बताना है कि ऑथर को ऑथर समझ सके। क्योंकि एक खाली सिर्फ मोटिवेशन अगर आप दे दीजिएगा तो वो काम नहीं, वो बात नहीं बनेगी। 70% उसमें आपने रियल लाइफ के बारे में बताया, और बताया कि ABCD अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो कमाल का सर, कमाल का रिजल्ट मुझे मिला। ये है। दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है सर। आप जो रास्ता बताते हैं उसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है, आसान नहीं है सर, आसान बिल्कुल नहीं है, मतलब क्या कहें, बिल्कुल ही आसान नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है जो हम दोनों का कॉमन है, वो हम लोग का इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है नियत। नियत बहुत अच्छी होनी सर बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से को पढ़ा रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, आपने सर कभी ये नहीं किया कि अपने फायदे के लिए, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, गलत कभी कुछ बताया हो कि पहले पैसा मांग लिया, उसके बाद फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मतलब काफ़ी सिचुएशन ट्रेजिक है सर। लोग बोल तो देते हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिशर है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्यों आगे तक रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट बना हुआ है। मेरे को भरोसा है कि आप कभी भी गलत एडवाइस नहीं दे सकते हो, कभी नहीं दे सकते हो। ये बहुत कम ऐसे लोग हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तो अभिषेक जी आपसे बात करना इतना अच्छा लगता है, इतना इंटरेस्टिंग है कि पता नहीं बात करते ही जाए करते ही जाए करते ही जाए, खत्म ही ना हो। और ज्ञान आपके पास इतना है कि भंडार भरा हुआ है, लेकिन समय की मर्यादा का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो चलते चलते क्या ऐसे 5 टेक अवेज हैं जो विजडम ऑफ एक्सीलेंस से एक रीडर को मिल सकते हैं? सबसे पहला टेक अवे है सर कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं दुख में हूँ और मुझे आगे दुख ना हो, तो आप बेवकूफ हैं। पहला टेक अवे ये है कि आप, दुख तो आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम इज ए साइन ऑफ लाइफ, इट विल कीप कमिंग। डिपेंड करता है हम हैंडल कैसे करते हैं, और हैंडल करने के लिए उसका एक विजडम है। तो उस बुक में वही विजडम बताया गया है, कैसे आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक उसमें मैंने और चैप्टर ऐड किया है, पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा करें। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मेरा हेयर कटिंग बहुत अच्छा होगा, मेरा शर्ट बहुत अच्छा होगा, महंगे शर्ट होंगे, महंगी घड़ी होगी, तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। ये एक मिथ है सर। जैसे अगर हम लोग महात्मा गांधी जी की बात करें, तो जो मैंने देखा, जो मैंने समझा उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में, मैं बड़ा ही पसंद करता हूँ उनको सर। तो धोती वोती में ही रहते थे, कभी वैसा गेटअप में वो रहे नहीं। तो गांधी जी तो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। अगर आप अब्दुल कलाम जी को देखेंगे,
जैसे किसी भी लीडर को आप देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी को आप देखेंगे, आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को देखेंगे जो शहनाई मतलब बजाते थे, नाम बहुत नाम कमाया हमारे देश के लिए। जितने भी ऐसे लीडर्स को आप देखेंगे ना, इनकी अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी है। कपड़े ठीक है आप पहनिए, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े और अच्छे बाल और अच्छे शर्ट और अच्छे कलम रख के आपकी पर्सनैलिटी का जादू से बहुत कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप ये दैट इज इम्प्रैक्टिकल, दैट इज द मिथ। तो मैंने उस बुक में बताया है कि कैसे आप खुद पे मेहनत करके, खुद को अपलिफ्ट करके और एक सकारात्मक सोच से आप खुद को बहुत शानदार इंसान बना सकते हैं। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, और मैंने ये भी उस किताब के जरिए लोगों में ये विश्वास दिलाया है कि पर्सनैलिटी बिगिंस वेयर कंपैरिजन एंड्स। हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, प्लीज दूसरे को कॉपी ना करें, डोंट बी ए जेरोक्स। विनीत सर आप खुद एक पर्सनैलिटी हैं, अभिषेक सर खुद एक पर्सनैलिटी है, रोहन कुमार खुद एक पर्सनैलिटी है, सोहन कुमार खुद एक पर्सनैलिटी है, सोनी कुमारी खुद एक पर्सनैलिटी है। उसको बिलीव करने की जरूरत है कि नहीं, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है भीतर से आप कितने डिवाइन हो, कितने प्योर हो और कितना कुछ डिलीवर कर सकते हो। तो ये एक है कि मैंने पर्सनैलिटी के बारे में उसमें जिक्र किया है। लोग को समझ आएगा कि कैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होगा सर, क्योंकि उम्र तो किसी की ठहरती नहीं है और आप अपने आप को मेंटेन भी करोगे, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि अगर आप 75 भी चले जाओगे या आप 50 तक मेंटेन करोगे, 60 तक मेंटेन करोगे, लेकिन एक टाइम तो आएगा कि चेहरा डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनैलिटी वही की वही रहेगी। आज कलाम जी को या शास्त्री जी को, जितने भी ऐसे ग्लोबल लीडर्स हैं, आप देखिए लोग उनको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जबरदस्त थी। मतलब क्या था, उन्होंने बहुत डिलीवर किया, बहुत कुछ डिलीवर किया। तो ये चीज है। तीसरी बात मैंने बताई है कि आप पैशन को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो क्रिएटिविटी का सवाल ही नहीं है, और क्रिएटिविटी का सवाल नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ओनली पैशनेट बिलीव्स कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो पैशन को कैसे डिस्कवर करें, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और उस क्वेश्चंस को अगर कोई भी इंसान आंसर करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या पैशन मेरा कहाँ है। जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने उसमें दिया है, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग। 95% लोगों से अगर आप पूछोगे कि आप सुबह क्यों उठते हो, तो अलग अलग लोग जवाब देंगे। कुछ लोग जवाब देंगे उस सुबह उठना होता है ना इसलिए उठते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे सुबह उठते हैं नहाना धोना होता है इसलिए उठते हैं, कुछ लोग बोलेंगे वो पेंडिंग पड़ा हुआ काम होता है इसलिए उठते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे और सुबह उठने का रिवाज है ना, रात को सोता है आदमी तो सुबह उठता है, तो सुबह उठना चाहिए। तो ऐसा इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। सुबह उठने का कारण आपके पास मजबूत होना चाहिए। मेरे पास कारण है। आई गेट अप early in the morning to provide path-breaking solutions to my students and bring a radical shift in their mindset to everlasting transformation so that they can scale greater heights in their life. मेरा एक कारण है सुबह उठने का। मतलब यकीन मानिए मैं जिंदा ही इसीलिए हूँ कि सच में लोगों की लाइफ में थोड़ा चेंज लाऊं, लोगों को हेल्प कर सकूं। तो ये एक पैशन का कॉज है। आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें दी हुई है। 4 चीज जिसका मैं बराबर विरोध करता हूँ, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं विरोध करता हूँ कि भारत की शिक्षा नीति, मैं किसी भी एजुकेटर को दोष नहीं दे रहा हूँ, बस कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति जिन्होंने ये बनाई है लोग बहुत विद्वान है, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से बनाई वो ऑब्जेक्टिव हम लोग का फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सर आज की डेट में इस विषय पर अगर मैं बात करूँ तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगा कि सर अगर आप देखेंगे, मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने कलेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे सर तो पूरे भारत में सबसे अधिक इलिटरेसी का परसेंटेज हमारे यहाँ है। हेल्थ में 150 के बाहर हम लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डेटा दिया था 2004 में 5 में, तो बोलता था कि 7th मोस्ट करप्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है सर, जिसमें आप बोलेगा लगभग पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। कौन सा एजुकेशन, किस एजुकेशन की तरह हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। आज के डेट में सर एक पढ़े लिखे आदमी की आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि
इमरजेंसी की बात अलग है, जनरल कंडीशन में कि ट्रैफिक रूल्स वायलेट करेगा कि नहीं करेगा, आप नहीं कह सकते सर। और अगर कहा गया है कि 2 हेलमेट लेके चलने के लिए, तो पता नहीं लोग 2 हेलमेट भी नहीं लेते, लोग 2 की छोड़ दीजिए 1 भी नहीं लेते हैं। आगे आगे अगर आप और देखेंगे सर, तो आज भी पटना और बिहार में मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में भी कुछ जगह मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग रुक जाते हैं। पता नहीं सर क्या है, मतलब शब्द ही नहीं है सर। जिस इंसान को इस देश से प्यार होगा उसको समझ ही नहीं गया कि क्या हो रहा है। और जानते हैं सर, आप मुस्कुरा रहे हैं सर, आपको पता होना चाहिए सर, एमबीए पीएचडी और बीबी और एमबीए यही कुछ कर रहे हैं, और बिल्ली रास्ता काट रही, लोग रुक जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो मेरे को बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैंने उसमें एक चैप्टर एजुकेशन का यूनिट दिया। तो उससे टेक अवे ये है कि आप पहले ये तो समझे कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन आपके भीतर जो है ना, उसको बाहर निकालना होता है, बाहर से किसी चीज को लेके एक्सप्लेन करना वो एजुकेशन नहीं होता। तो ये चीजें भगवत गीता में भी लोग बताए हैं, पराविद्या अपराविद्या अलग अलग लोग लेवल पे लोगों ने बात करी है। ये सब सारी चीजें अगर आप उस बुक से अगर आप देखोगे, चौथा पॉइंट में आपको बता रहा था कि एजुकेशन, किस प्रकार के एजुकेशन की जरूरत है और हम लोग कैसे अपने आप को एजुकेट करें, वो उसमें मिलेगा। और 5th पॉइंट सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने उसमें उस चैप्टर में जितने भी सारे मैंने उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं, तो मैंने उसमें एक चैप्टर और दिया है कंपटीशन का। कंपटीशन लोग हमेशा दूसरे से करते हैं। मेरी अगली किताब में ये कहानी है, शायद आप जरूर जानिए सर, आप क्योंकि आप भी एक कोच है, इस कहानी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो कल्चरल बिहेवियर को स्टडी करता है, वो एक गांव जाता है, गांव का नाम होता है UBUNTU, युबंटू। तो युबंटू गांव में वो क्या करता है ना, कि मैंने अपनी बुक में दिया है, वो एक बच्चों को वहां बोलता है कि बच्चे तुम लोग रेस लगाओ और जो फर्स्ट होगा है ना, तो उसको बास्केट में टॉफी रखे हुए था, तो बोला कि टॉफी मिल जाएगा। तो बड़ा ही शॉक्ड हो गया, देखता है सारा बच्चा एक ही साथ दौड़े, कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड नहीं। तो पूछा, तो इसने इंक्वायरी की कि तुम लोग सब एक साथ क्यों दौड़ गए? तो बोला कि सर युबंटू गांव में हम लोग को ये सिखाया गया है, जो भी करना है तो सबको मिलके साथ करना है, एक फर्स्ट और एक लास्ट कैसे आ सकता है, हम लोग मिल के सब लोग चॉकलेट खाएंगे। ये असली घटना है सर। तो टीम वर्क की बात है। तो लोग क्या करना शुरू कर देते, कॉम्पिटिशन करना चाहिए, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि लेट्स विन टुगेदर। मिल के रहेंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, मिल के रहे तो बहुत सुंदर तरीके से रहेंगे, बहुत अच्छे से देश आगे बढ़ेगा। तो मैंने बात की है कि कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए। तो कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए, तो इसके पहले कि हमारा कोई बाहर का आदमी कॉम्पिटिटर है, मैं खुद मेरा कॉम्पिटिटर हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ट्रेजेडी आ गई, जैसे अभी कोरोना आया था, मैं मोटिवेशन में था या टीचिंग में था या डांसिंग में था या किसी भी चीज में था, मैं रोने लग गया, मैं क्या करूं, मेरा सारा कुछ चला गया, तो चलो मेरा धंधा तो नहीं चलेगा। लेकिन कोई राम नाम का लड़का होगा, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, दुकान खोल देगा, तो उसका तो धंधा चलेगा। तो वो आपको कंपटीशन नहीं हुआ, मैं ही खुद अपना क्या हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, मैं खुद से ही हार गया। ये इनटेंजिबल कॉम्पिटिटर्स हम लोग बोलते हैं। अरे मतलब हो सकता है कि किसी इंसान के ओवरनाइट उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, वो रोए चीखे चिल्लाए, या उसको कोई ट्रेजेडी हो जाए, और तुम 10 दिन 20 दिन या 1 साल 2 साल तुम सोए रहोगे, दूसरा तो दुकान खोल के चलाएगा। तो वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर थोड़ी है, तुम खुद अपनी कॉम्पिटिटर। ये सब सारी चीजें हैं जो मैंने अपने बुक में डिस्कस की है। और डेफिनेटली सर, मैं जिसने भी मेरी बुक को पढ़ा है, मतलब ही हैज रियली अप्रिशिएटेड मी। और देखिए आगे क्या होता है फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपकी पहली किताब बहुत अच्छी सुपर हिट रही, आने वाली भी दूसरी किताब आपकी सुपर हिट रहेगी। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आज हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, उनसे बातचीत करी। देवियों सज्जनों, ये थे डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर ऑफ विजडम ऑफ एक्सीलेंस। अभी इनकी दूसरी किताब भी आ रही है, जिसका भी अनाउंसमेंट हम जल्दी ही करेंगे और उसको भी जल्दी ही हम रिलीज करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको इस किताब का बाय लिंक, अमेजोन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको इस किताब का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ मैं अभिषेक जी का यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, बहुत काम के वीडियो बनाते हैं,
और इतने प्यारे, इतने खूबसूरत वीडियो होते हैं कि छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर कर देते हैं। तो आप इनके यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए और इनके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के भी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इनसे भी जुड़े रहिए। और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ, पेज को लाइक करके, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।